भारत के 7वें सबसे अमीर आदमी राधा कृष्ण दमानी ने कैसे शुरू की डी-मार्ट, जो कि आज के समय में इंडिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट कंपनी है। और सबसे बड़ा सुपरमार्केट कंपनी होने के बाद भी सबसे सस्ते रेट्स में प्रोडक्ट कैसे अवेलेबल करता है अपने कस्टमर्स को, और सबसे सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल करने के बाद भी प्रॉफिटेबल कैसे है, ये सारी चीजें जानेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग इसमें डिटेल में जानेंगे कि डी-मार्ट कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करके प्रोडक्ट्स को सस्ते में देता है और सस्ते में देने के बावजूद सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सुपरमार्केट कंपनी है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, या फिर आपका ग्रोसरी स्टोर है, या फिर आपका सुपरमार्केट है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा जो कि एक नया एफएमसीजी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो कि हम और आप जैसे नॉर्मल बिजनेस ओनर्स को भी काफी हेल्प करेंगी। तो अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए, बिकॉज जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा, और जब पूरा वीडियो समझ में आएगा तभी आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो कहानी शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डी-मार्ट कब और कैसे शुरू हुआ था, बड़े शॉर्ट में। तो डी-मार्ट की शुरुआत हुई थी लगभग 2002 में। देखो 2002 में ना राधा कृष्ण दमानी जी ने सोचा कि इंडिया में हम लोग कुछ ऐसा बिजनेस करें जहां पे हम लोग लोगों को सस्ते रेट्स में प्रोडक्ट, डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड कर सके। इस चीज के लिए राधा कृष्ण दमानी जी उस टाइम पे यूएस गए थे वॉलमार्ट का बिजनेस स्टडी करने के लिए। वॉलमार्ट आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा, डी-मार्ट इंडिया का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है, वैसे ही वॉलमार्ट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है। तो राधा कृष्ण दमानी जी यूएस गए डी-मार्ट की बिजनेस स्ट्रैटेजीज को जानने के लिए, और जब वहां पे गए तो उन्होंने काफी ऐसी चीजें देखी जो कि डी-मार्ट यूज करता है। और यूएस से वापस आके राधा कृष्ण दमानी जी ने वही सेम चीजें और उससे कुछ बेहतर चीजें डी-मार्ट के अंदर इंप्लीमेंट की, और इन सारी चीजों की वजह से डी-मार्ट का ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे चला गया। और आज के समय में इंडिया का सबसे फेवरेट सुपरमार्केट अगर कोई कहा जाए मेरे हिसाब से तो वो है डी-मार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस फैक्ट को डिनाई नहीं करेंगे। तो वीडियो में अब हम जानते हैं कि डी-मार्ट कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करके इतने सस्ते प्रोडक्ट्स देता है। और सस्ते प्रोडक्ट्स देना तो अलग बात है, डिस्काउंट्स देने के बाद भी इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे है, बिकॉज हम और आप जैसे बिजनेस ओनर सही सोचते हैं ना कि अगर हम अपने कस्टमर्स को ज्यादा डिस्काउंट देंगे तो यार हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। बट राधा कृष्ण दमानी जी बोलते हैं कि अगर हम डिस्काउंट देंगे तभी हम लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे आता है वो ये है कि एवरीडे लो प्राइस गारंटीड, ELDP स्ट्रैटेजी डी-मार्ट यूज करता है, और ये स्ट्रैटेजी डी-मार्ट ने वॉलमार्ट से लिया है। ठीक है, एवरीडे लो प्राइस गारंटीड का मतलब क्या है कि आप जब भी जाओ डी-मार्ट में, आपको कुछ कैटेगरी के प्रोडक्ट ना, कुछ कैटेगरीज के प्रोडक्ट, जैसे मान लो अगर सर्फ है, कभी साबुन है, कभी कुछ ना कुछ, तो हर दिन आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट रेंज पे डिस्काउंट तो अवेलेबल रहेगा, और मार्केट से सबसे सस्ते रेट्स में वो प्रोडक्ट आपको डी-मार्ट में मिल जाएंगे। ये डी-मार्ट की गारंटी है, और इस चीज को डी-मार्ट अपने वेरियस कैंपेन्स, अपने वेरियस एड्स के थ्रू प्रमोट करता रहता है टाइम टू टाइम, ताकि कस्टमर्स के दिमाग में ये बैठ जाए कि अगर आज मैं डी-मार्ट जाऊंगा तो मुझे भाई ये प्रोडक्ट सबसे सस्ता मिलेगा, या फिर कोई भी प्रोडक्ट सबसे सस्ता मिलेगा। तो ELDP जो स्ट्रैटेजी है ना, ये चीजें बैकबोन है डी-मार्ट की, बिकॉज प्राइस गेम पे डी-मार्ट सबसे ज्यादा खेलता है। और अगर आप डी-मार्ट का पूरा जब बिजनेस देखोगे ना तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, और इसी चीज का हाईलाइट रहता है भाई, सामान सबसे सस्ता मिलेगा यहां पे। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है ELDP स्ट्रैटेजी। अब इसी से दूसरी जो चीजें आती है ना वो ये है कि मान लो आप सबसे सस्ता प्रोडक्ट आपने बोल दिया कि कस्टमर्स अगर आपके वहां आएगा तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा उसको, बट सबसे सस्ता प्रोडक्ट जब आप दोगे तो आपके भी तो मार्जिन हिट होंगे। तो इस चीज को रिकवर करने के लिए डी-मार्ट दूसरी जो चीज करता है वो ये है कि स्लॉटिंग फीस। देखो स्लॉटिंग फीस बेसिकली क्या होता है ना, डी-मार्ट में जब आप जाओगे तो फ्रंट में जैसे आप एंटर करोगे ना तो फ्रंट में कुछ स्लॉट्स होते हैं, वो स्लॉट्स डी-मार्ट ब्रांड्स को बेचता है कि भाई अगर मैं आपका प्रोडक्ट यहां पे डिस्प्ले करूंगा तो आपसे मैं इतना चार्ज लूंगा। ठीक है, मान लो अगर आप डी-मार्ट में एंटर किए, तो डी-मार्ट में जब आप एंटर किए, मान लो मैरीगोल्ड के बिस्किट रखे हुए हैं फ्रंट रो में, तो डी-मार्ट ने मैरीगोल्ड बिस्किट को वहां पे रखने के लिए ना, जो मैरीगोल्ड का मैन्युफैक्चरर है या फिर जो भी सप्लाई करता है मैरीगोल्ड को डी-मार्ट में, उससे डी-मार्ट ने एक परसेंटेज लिया, और उस पर्टिकुलर परसेंटेज को कहते हैं स्लॉटिंग फीस। तो देखो डी-मार्ट ने सप्लायर से स्लॉटिंग फीस ले लिया, स्लॉटिंग फीस लेने के बाद से वो चीजें आगे फॉरवर्ड कर देता है कस्टमर्स को। कस्टमर्स को कैसे फॉरवर्ड करता है? ELDP पहले स्ट्रैटेजी के थ्रू वो
कस्टमर्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो भाई स्लॉटिंग फीस की मदद से डीमार्ट ने क्या किया, कस्टमर्स को बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। तीसरी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि रीजनल प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में रखना। देखो हर रीजन में ना, मान लो अगर मैं यूपी में रहता हूं तो यूपी में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो यहां के लोगों के लिए बहुत ही पॉपुलर होंगे और वो ब्रांड्स शायद चेन्नई में या फिर तमिलनाडु में ना मिलते हो। तो ऐसे ब्रांड्स को डीमार्ट अपने स्टोर पे रखना प्रेफर करता है। वो इसलिए क्योंकि जो रीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका जो ऑफटेक होता है, शेल्फ ऑफटेक होता है ना, वो काफी जल्दी होता है। बिकॉज मान लो अगर मैं यूपी में हो तो यूपी में ज्ञान दूध सबसे ज्यादा चलता है। तो अगर डीमार्ट यहां पे आएगा, ऑल्दो डीमार्ट दूध वगैरह नहीं बेचता है, बट मैं जस्ट एग्जांपल की तरह बोल रहा हूं कि अगर डीमार्ट यूपी में आएगा तो डीमार्ट ज्ञान दूध को अपने आउटलेट पे रखेगा ही रखेगा, भले से वो अमूल रखे या ना रखे, बट ज्ञान दूध को रखेगा। बिकॉज डीमार्ट को पता है कि लोकल लोग ही आने वाले हैं। अब भाई यूपी के डीमार्ट में कोई चेन्नई से बंदा तो आएगा नहीं शॉपिंग करने, तो डीमार्ट लोकल ऑडियंस को केटर करता है और लोकल ऑडियंस को केटर करने की वजह से वो लोकल की चीजों को प्रोक्योर करके अपने स्टोर में रखता है और उन प्रोडक्ट्स पे भी डीमार्ट सबसे सस्ता प्राइस ऑफर करता है। ये थी तीसरी चीज। अब हम आते हैं चौथी चीज पे। देखो चौथी चीज जो है ना वो ये है कि टारगेट ऑडियंस को समझना। देखो डीमार्ट का जो स्टोर है वो बेसिकली आज के समय में देखा है लगभग 15 से 16 स्टेट्स में डीमार्ट प्रेजेंट है और लगभग 327 स्टोर्स इंडिया में है डीमार्ट के। ये रीसेंट डेटा है, मार्च 2023 का ये मैं डेटा आपको बताया हूं। 327 स्टोर्स हैं डीमार्ट के इंडिया में। तो 327 स्टोर्स को डीमार्ट समझता है कि कौन लोग हमारे स्टोर में आएंगे और कौन से लोग हमारे स्टोर में नहीं आएंगे। डीमार्ट का जो टारगेट कस्टमर है ना वो है मिडिल और लो इनकम ग्रुप। मिडिल और लो इनकम ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जो 30,000 से नीचे की इनकम रखते हैं वो लोग डीमार्ट के टारगेट कस्टमर है और डीमार्ट अपनी हर चीज को इन्हीं टारगेट ऑडियंस का राउंड प्रेफर करता है। बिकॉज जब आप अपने बिजनेस में टारगेट ऑडियंस को समझोगे, टारगेट ऑडियंस को समझने के बाद से आप देखोगे कि मेरा कस्टमर क्या हमसे खरीद सकता है, क्या नहीं खरीद सकता है, तो आप अपने बिजनेस में उस टाइप की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीमार्ट में जाओ तो डीमार्ट में जब आप जाओगे ना तो सबसे पहली चीज, डीमार्ट बहुत ही मॉल्स वगैरह में लोकेटेड नहीं होता है, बहुत ही पॉश एरिया में लोकेटेड नहीं होता है, बड़ी ऑफ बीट एरियाज में लोकेटेड होता है। दूसरी चीज, जब भी आप डीमार्ट में जाओगे ना तो भीड़ वहां पे भर के रहेगी और जो वहां का इंटीरियर होता है वो भी काफी लो मेंटेनेंस होता है। मतलब कि काफी हाई फाई इंटीरियर नहीं रहेगा, बहुत ही नॉर्मल सा इंटीरियर रहेगा। मतलब कि डीमार्ट ये चाहता है कि भाई अगर मेरा टारगेट ऑडियंस आया है यहां पे तो जाके सोफा पे मत बैठे, जाके ये चीजें मत करे, जाके मजे ना करे, वो आए सामान ले और जाए। बिकॉज मिडिल इनकम ग्रुप का यही है, मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप्स का यही है ना कि सामान भाई सस्ते में मिलना चाहिए, थोड़ा भीड़ उड़ भी रहेगा तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। तो जो चौथी चीज है टारगेट ऑडियंस को समझना। अगर आप अपने बिजनेस में अपने टारगेट ऑडियंस को समझोगे तो इस चीज की मदद से आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो और ये चीजें डीमार्ट ने प्रूव की हैं कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस को समझना पड़ेगा। जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। देखो जब भी आप डीमार्ट में जाओगे ना तो काफी ज्यादा हाई एंड ब्रांड्स आपको नहीं मिलेंगे डीमार्ट में, आपको वही ब्रांड्स मिलेंगे जो कि एक मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप परचेज कर सकता है। तो डीमार्ट अपने प्रोडक्ट काफी अफोर्डेबल रखता है जिससे कि उसका जो टारगेट ऑडियंस है, जो कि मिडिल क्लास ऑडियंस है, वो समझ जाए कि भाई अगर मैं यहां पे जाऊंगा ना तो मुझे सस्ते में अच्छा सामान मिल जाएगा, मतलब कि सस्ता भी और अच्छा भी। तो डीमार्ट का कस्टमर ये चीजें समझता है। मतलब कि अगर आप अपने स्टोर को, अपने बिजनेस को एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए केटर करोगे तो उस ऑडियंस के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स रहना चाहिए और इस केस में डीमार्ट अपने स्टोर में बस अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स रखता है, ना कि बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट्स। ऑल्दो हाई एंड प्रोडक्ट अगर डीमार्ट रखे तो वो बिकेंगे, बट डीमार्ट नहीं रखना प्रेफर करता है। ठीक है, तो ये था पांचवा पॉइंट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को वो प्रेफर करता है रखना। जो छठवीं चीज है वो ये है कि लो क्रेडिट पेबल्स। देखो डीमार्ट में एक सुपरमार्केट है तो ये काफी सारे वेंडर से अपने प्रोडक्ट खरीदता है। अब डीमार्ट क्या करता है कि मान लो ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें तुरंत कैश में खरीद के लेता है, अपने स्टोर में रख लिया, तो इसके लिए जो मार्केट में क्या चलता है, क्रेडिट चलता है। मतलब कि जो सप्लायर है वो डीमार्ट को क्रेडिट देता है। इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो ये है कि लगभग 30 दिन लग जाते हैं किसी का क्रेडिट पे ऑफ करने में। अगर मान लो कोई और भी सुपरमार्केट ओनर है जैसे बिग बाजार, तो बिग बाजार ने अगर सप्लायर से क्रेडिट लिया है तो उसको क्लियर करने में लगभग 30 दिन, 60 दिन, 70 दिन लग जाते हैं। बट डीमार्ट उन क्रेडिट्स को लगभग 7.5 दिन, 8 दिन में क्लियर कर देता है। इससे क्या होता है, जो वेंडर है उसे पता है कि भाई अगर मेरा प्रोडक्ट डीमार्ट में गया है ना तो मुझे 7-8 दिन के अंदर मेरा पेमेंट आ जाएगा। ये ऑन एन एवरेज पीरियड साइकिल है
5 दिन 10 दिन ऊपर नीचे चलता है, बट डीमार्ट अपने जो क्रेडिट्स है ना उनको बहुत ही जल्दी क्लियर कर देता है। मतलब ये वो चाहता ही नहीं कि कोई मुझे उधारी दे, डीमार्ट चाहता ही नहीं, और इस वजह से डीमार्ट टेंशन फ्री रहता है, और टेंशन फ्री होने के बाद से डीमार्ट एक्सपेंशन पे फोकस करता है और सही तरीके के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को देने पे फोकस करता है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो लर्निंग यहां से ये है कि आप अपने सप्लायर से बहुत ज्यादा क्रेडिट मत लीजिए, बिकॉज जब क्रेडिट लेंगे तो एक चीज तो आप बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे, जब आप बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे तो आप सही रेट में प्रोडक्ट खरीद नहीं पाओगे, और सही रेट में जब आप खरीद नहीं पाओगे तो आप सही रेट में बेचोगे कहां से। तो ये लर्निंग ये है कि आप अपने सप्लायर से क्रेडिट लेने का मत सोचिए, आप सही दाम पे सही समय पे प्रोडक्ट लीजिए, पैसा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर कर दिए। तो ये था हमारा छठवां पॉइंट, लो क्रेडिट पेबल्स। अब सातवां और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लोकेशन और ओनरशिप। देखो इंडिया में ना जो डीमार्ट के स्टोर्स हैं 80% जो स्टोर्स हैं ना वो डीमार्ट फुल्ली ओन करता है, इसलिए क्योंकि देखो जब आप मंथली रेंट देते हो ना, मान लो डीमार्ट ने अगर मान लो यहां पे आज एक स्टोर खोला और आज से 5 साल तक एक पर्टिकुलर अमाउंट का वो रेंट दिया, वहीं पे अगर डीमार्ट उस पर्टिकुलर प्लेस को ओन कर लेगा तो सबसे मेन चीज क्या हुई, एक एसेट उसके पास बन गया, जमीन उसकी एसेट बन गई, कंपनी की एसेट बन गई, जिससे कि डीमार्ट बाद में अगर उसका स्टोर वहां पे नहीं चलता तो उसको बेच के और वहां से रिकवरी कर सकता है। वहीं पे अगर डीमार्ट रेंटल्स पे रहता तो भाई अगर चलता नहीं तो पैसा भी चला जाता और तो और कुछ फायदा भी नहीं होता। तो डीमार्ट जहां पे भी अपने स्टोर्स खोलता है तो डीमार्ट मेक श्योर करता है कि वो जगह डीमार्ट ओन कर सके ताकि उसे बाद में जाके एनकैश भी किया जा सके। और जो लोकेशन होता है डीमार्ट का वो बहुत ज्यादा पॉश एरियाज में नहीं है, सिटी सेंटर में आप डीमार्ट के स्टोर्स बहुत ही कम देखोगे, बहुत ही कम जगह पे सिटी सेंटर में डीमार्ट के स्टोर्स होते हैं। अक्सर क्या देखा जाता है कि डीमार्ट के जो स्टोर है ना वो सिटी सेंटर थोड़ा दूर पे लोकेटेड होते हैं। जब दूर पे लोकेटेड होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि मान लो अगर आपको डीमार्ट पे जाना है, ठीक है, तो आप पहले से माइंड मेकअप कर दो, भाई मैं डीमार्ट पे जाऊंगा तो मैं ये चीजें खरीदूंगा, पूरा लिस्ट वगैरह आप रेडी कर लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद से डीमार्ट पे जाओगे। ऐसा नहीं कि चलो अभी दूध लेना तो मैं जाता हूं दूध ले लेता हूं, बिस्किट लेना तो बिस्किट, नहीं, आप वेल प्रिपेयर होकर डीमार्ट जाओगे। और ऐसी चीजें मैंने खुद एनालाइज की हैं। मैं जब कॉलेज में रहता था तो जब हमें ग्रोसरीज वगैरह फिर कुछ भी खरीदना रहता था तो हम लोग वेट करते थे कि भाई संडे को हम लोग डीमार्ट चलेंगे और वहीं से सामान खरीदेंगे। तो संडे को जाने के लिए हम लोग हफ्ते का पूरा लिस्ट बनाते थे और उसके बाद से हम लोग डीमार्ट जाते थे। तो ऑफबीट लोकेशन होने की वजह से डीमार्ट को पता रहता है कि अगर मेरे वहां कोई कस्टमर आएगा तो भाई ज्यादा सामान खरीद के जाएगा, बिकॉज जब ज्यादा सामान खरीद के कस्टमर जाएगा तभी डीमार्ट को उस कस्टमर से ज्यादा फायदा होगा। तो ये चीज डीमार्ट अपने ध्यान में रखता है और इसी वजह से डीमार्ट अपने स्टोर्स को ऑफबीट लोकेशंस पे खोलता है। अब हम लोग वीडियो के सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं, जो क्रक्स है वीडियो का वो ये है कि लो इन्वेंट्री टर्न अराउंड। देखो बिजनेस ओनर होने के चलते मैं इस चीज को बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं और इस चीज को डीमार्ट बहुत ही ज्यादा यूज करता है। शुरुआत में जब मैं बिजनेस में आया था तो मैं क्या सोचता था ना कि माल को एक ही बार ज्यादा खरीद के मंगा लो और फिर हम आराम से बेचेंगे। बट डीमार्ट क्या बोलता है कि भाई माल हम उतना ही खरीदेंगे ना जितना हम एक पर्टिकुलर साइकिल में हम लोग बेच सकें। अगर हम सुपरमार्केट का इंडस्ट्री एवरेज लेके चले ना तो उसमें इन्वेंट्री टर्नअराउंड लगभग 60 से 70 दिन का होता है। वहीं पे डीमार्ट का जो इन्वेंट्री टर्नअराउंड है ना वो बस 30 दिन का होता है। मतलब कि अगर डीमार्ट कोई सामान खरीद के लाता है अपने स्टोर पे तो वो मेक श्योर करता है कि 30 दिन के अंदर वो पूरा स्टॉक डीमार्ट से खाली हो जाए, बिकॉज जब वो पूरा प्रोडक्ट डीमार्ट से खाली हो जाएगा तभी डीमार्ट असली प्रॉफिट बना पाएगा। इन्वेंट्री टर्नअराउंड को हम लोग इस एक अलग तरीके से समझ लेते हैं, बिकॉज ये पॉइंट मैं चाहता हूं ना कि आप इसको एज अ टेक अवे ले जाओ। देखो अगर आपका मान लो किराने की दुकान है, ठीक है, तो मान लो अगर आप महीने का 1.5-2 लाख या फिर 2.5 लाख के परचेज करते हो तो मैं क्या बोलूंगा, आप उस 2.5 लाख के परचेज को मिनिमाइज करो, ठीक है, साइकिल बनाओ कि भाई 10 दिन में मान लो अगर मैं आज जाता हूं और मैं माल खरीद के लाता हूं अपने दुकान के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए, तो क्या मैं इसको अगले 10 दिन में खत्म कर दूंगा? तो आप 2.5 लाख के बजाय आप 10,000 को आप उतनी बार टर्न करोगे, मतलब कि आप अपने कैपिटल को टर्न करते रहोगे और उसी से आप प्रॉफिट जनरेट करते रहोगे। इससे क्या होगा कि जो आपका कैपिटल रिक्वायर्ड होगा ना, जो आपका केपेक्स होगा वो काफी कम हो जाएगा जब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर हाई रहेगा। तो इस वजह से ये मेन रीजन है डीमार्ट के प्रॉफिट के पीछे। देखो अगर आप डीमार्ट के ऊपर केस स्टडी देखोगे तो ये चीज ना जो इन्वेंट्री टर्नअराउंड की चीज है ये ज्यादा लोग हाईलाइट नहीं करते, बट मेन चीज यही है, जितने ज्यादा बार आप महीने में अपनी इन्वेंट्री को साइकिल में लेते आओगे ना उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। और यही था इस वीडियो का क्रक्स। तो एंड में हम लोग लर्निंग्स में क्या क्या चीजें सीख सकते हैं डीमार्ट से, वो ये है कि देखो अगर आपको
कोई बिजनेस करना है ना, तो आप उसको एक लिमिटेड कैपिटल के साथ शुरू करो। अगर आपको मान लो एक सुपर मार्ट ही ओपन करना है तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपको 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं। आप अपना केपेक्स देखो कि भाई मैं कितने दिन में माल को खाली कर सकता हूं अपने दुकान से, और जितना जल्दी आप माल को खाली कर लोगे वही आपका प्रॉफिट होगा। दूसरा जो चीज है, आपको अपने टारगेट कस्टमर को समझना पड़ेगा। बिकॉज देखो, हम और आप जैसे बिजनेस ओनर जब बिजनेस में जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, फलाना ढमकाना, ये चीजें पता नहीं रहती हैं। बट ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपको अपना टारगेट ऑडियंस पता रहेगा तभी आप उस तरीके से प्रोडक्ट्स आप अपने दुकान में रख पाओगे, आप अपने बिजनेस को उस तरीके से स्ट्रक्चर दे पाओगे। तो दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो ये है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को समझो। तो ये था आज का वीडियो डीमार्ट के ऊपर कि डीमार्ट कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करके आज के समय में इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गया है। एक और वीडियो में प्लान कर रहा हूं डीमार्ट के ऊपर बनाने का, उसमें हम लोग थोड़ा फाइनेंशियली भी देखेंगे कि कितना फीजिबल है डीमार्ट और कितने लंबे समय तक डीमार्ट चल सकता है। ये सारी चीजों के ऊपर मैं अपने इनसाइट्स दूंगा। ऑल्दो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इनसाइटफुल चीजें हम लोग और डीमार्ट से निकाल पाए। सो ये था आज का वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास कोई सुझाव या फिर कमेंट है या फिर फीडबैक है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि बिजनेस कर रहा है या फिर आपके रिलेटिव में कोई बिजनेस कर रहा है, तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन चीजों को देख के और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सके। सो ये था आज के लिए। मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।